किसकी बात करने वाले हैं? बायोसिंथेसिस में 10% क्वेश्चन आएगा, जैस्मोनिक एसिड में 90% क्वेश्चन, और इसको भी यदि कहें तो 95% सिग्नलिंग में आएगा और 5% ही हो सकता है आपसे बायोसिंथेसिस पूछ ले। ठीक है, तो सिग्नलिंग की बात की जाए, बहुत सिंपल सिग्नलिंग है। ठीक है, किसी भी प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग पढ़ते हो तो मोस्ट ऑफ प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग बहुत सिंपल होती है। ठीक है, जब भी सिग्नल्स कन्वे होते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में सिग्नल्स न्यूक्लियस तक जाते हैं और जीन एक्सप्रेशन को ट्रिगर करते हैं। ये सीधा सिद्धांत है लिविंग सिस्टम का। हमारे हर फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। डीएनए काम नहीं करता है, डीएनए से क्या बनते हैं? एमआरएनएस, और एमआरएनएस से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। तो सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो जिम्मेदार हैं, यदि वो होंगे तो फंक्शन होगा, और यदि वो प्रोटीन नहीं होंगे तो फंक्शन नहीं होगा। जीन रेगुलेशन का यही सिद्धांत है। मैं बहुत सामान्य शब्दों में बोल रहा हूं। ठीक है, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, चिल्लाते रहते हो ना, कोई पूछ ले क्या है तो बोले होता है बस जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन होता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि यदि आप कुछ नए फंक्शन शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, सारे फंक्शन परफॉर्म करने वाला कौन? प्रोटीन। मोस्ट ऑफ केसेस में कौन? एंजाइम्स। तो आप कोई भी नया फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो, नए कंपाउंड बनाने जा रहे हो, यदि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने हैं तो मेटाबॉलिक पाथवेज के क्या चाहिए? एंजाइम्स। ठीक है, यदि आपसे कह दिया जाए कि आपकी सेल को ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना है तो ग्लाइकोलिसिस में 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तब ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें होता है? पायरुवेट में। तो यदि ये एंजाइम है तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन है तो इनको कोड करने वाला जीन है। यदि वो जीन एक्सप्रेस ही ना हो तो क्या ग्लाइकोलिसिस होगी? नहीं होगी। उसी तरह से जब प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं हुआ तो उन डिफेंस कंपाउंड को बनाने वाले एंजाइम भी नहीं है, अर्थात उनके कोड करने वाले जीन भी साइलेंट हैं। और जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के रिजल्ट में सिग्नल दिया गया, जब सिग्नल आएगा तो पहले क्या स्टार्ट होगा? जीन एक्सप्रेशन। डिफेंस में इन्वॉल्व होने वाले जीन्स क्या होंगे? एक्टिव होंगे। उनके क्या बनेंगे? एमआरएनएस। एमआरएनएस के रिजल्ट में प्रोटीन, प्रोटीन एंजाइम होंगे। वो एंजाइम हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर देंगे डिफेंसिव कंपाउंड में, तभी तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनेंगे। तो कोई भी सिग्नल हो कहां तक जाएगा? न्यूक्लियस तक। ठीक है, कोई समस्या? तो जब सिग्नल नहीं था तो जीन कैसे थे? इनएक्टिव थे। तो इनएक्टिव कैसे हो गए? इनएक्टिव उनको किया गया, वहां एक निगेटिव रेगुलेटर है, जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने वाला एक रिप्रेशर मॉलिक्यूल है, वो जीन्स को इनहिबिट किए हैं। ठीक है, जब सिग्नल आएगा तो उस इनहिबिटर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। उसे क्या करना होगा? इनएक्टिव करना होगा। तो जीन क्या हो जाएंगे? ऐसा ही तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आते हो तो लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन, ओपेरॉन, अरेबिनोज, ओपेरॉन पढ़ते हो ना। रिप्रेशर है, एक्टिवेटर है, इंडक्शन, रिप्रेशन, वहां यही पढ़ते हो। वहां आपको यही सिखाया जाता है कि कैसे जीन साइलेंट हो जाता है और कैसे जीन एक्टिव हो जाता है। तो जैस्मोनिक एसिड का कॉन्सेप्ट वही है। जैसे ही सेल्स को सिग्नल मिलेगा, जैस्मोनिक एसिड सिग्नल मिलना शुरू होंगे और सेल्स अपने जैस्मोनिक एसिड रिस्पांस को इनहिबिट करने वाले रिप्रेसर को क्या करेंगे? इनएक्टिव कर लेंगे। और जैसे ही रिप्रेसर इनएक्टिव होगा, जीन एक्सप्रेशन क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप अपनी बाइक, कार यूज नहीं करते हैं तो आप उसको बंद कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं, साइलेंट। जब आपको जरूरत पड़ी आपने ओपन किया, उसमें आपने चाबी लगाया, स्टार्ट किया, एक्टिव हो गया। ऐसे हमारे डीएनए में जीन्स है। ठीक है, तो मैं किसका रिस्पांस पढ़ाने जा रहा हूं? जो लोग बहुत जल्दी में पढ़ने में जुटे थे उनसे भी मैं कहूंगा कि मुझे ध्यान से सुनो तो याद रहेगा, नहीं तो पढ़ाई तो तुमने बहुत की। जब तुम समझदार नहीं थे तब भी तुम्हारे घर में कोई ना कोई पढ़ाने तुम्हें आ रहा था। गलत कह रहा हूं? अरे कोई ना कोई तो आ रहा होगा। हर लोग तो उस जमाने में पढ़े हुए हैं। अच्छा, इस वजह से ये चिंतित की हमारी बात तुम्हें कैसे पता चल गई? चलो आगे बढ़ा जाए। कुछ मैं बेसिक समझा रहा हूं, बहुत सिंपल सिग्नलिंग है, सभी लोग यहां पर ध्यान से समझो। जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग क्या है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जैस्मोनिक एसिड सिंथेसाइज हुआ और ट्रांसपोर्ट हो गया पूरी बॉडी में। ठीक है, ये एक लिपिड डेरिवेटिव है, फैटी एसिड का डेरिवेटिव है, सफिशिएंट हाइड्रोफोबिक है, ये डायरेक्ट सेल में क्या करेगा? इंटर कर जाएगा।
सेल में जाएगा, सेल में इसका रिसेप्टर है, सेल के अंदर क्या है, रिसेप्टर। जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के क्या है, रिसेप्टर है। पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ, सभी सेल पर रिसेप्टर थे, सभी सेल को स्टिमुलेट किया ग्रो करो, ठीक है। तो जैस्मोनिक एसिड एक एक्टिव कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एक्टिव कंपाउंड है, प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया, सभी सेल में इंटर करता है, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड फुली एक्टिव नहीं है। कैसा नहीं है, फुली एक्टिव नहीं है। जैसे आप जा रहे हैं, कोई तुम्हें चिढ़ा दे तो आपको गुस्सा तो आया, लेकिन आपने कुछ उससे बोला नहीं, आप चले गए, तो आप एक्टिव तो हुए लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं किए। लेकिन वही व्यक्ति आपके पीछे पीछे चल दे और वही बोलता जाए जिससे तुम चिढ़ते हो और माने ही ना, तो क्या होगा, 10, 15, 20 कदम के बाद आपको अपना बैग रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से कैसा है, एक्टिव है लेकिन क्या नहीं है, फुली एक्टिव। तो ये क्या करता है, आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड के साथ बाइंड कर जाता है। कौन से अमाइनो एसिड, और जैसे ही ये बाइंड होता है तो ये क्या हो जाएगा, फुली एक्टिव हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो कौन से अमाइनो एसिड के साथ लिंक, आइसोल्यूसिन, ठीक है। कोई समस्या, तो इसके एक्टिवेशन के लिए इसको किसके साथ लिंक होना होगा, और जो रिएक्शन होती है लिविंग सिस्टम में वो रिएक्शन अपने आप हो जाती सारी। कौन कैटालाइज करता है, कोई भी रिएक्शन लिविंग सिस्टम में अपने आप नहीं होती है, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ दिए जाए, ठीक है। हमेशा किसकी जरूरत है, तो एंजाइम इसी वजह से इवॉल्व हुए, जो रिएक्शन नहीं हो सकते उन रिएक्शन को पॉसिबल बना दिया किसने, एंजाइम्स ने। आप आसमान में नहीं उड़ सकते, हवाई जहाज बनाए गए, अब आप उड़ सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही एंजाइम है, किसके साथ बाइंड हो गया। मैं जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। तो कैसा हो गया, फुली एक्टिव, ठीक है। डीएनए के लेवल पर एक निगेटिव रेगुलेटर है जिसका नाम है जेस। क्या नाम है, जेस। ये कंपाउंड, ये निगेटिव रेगुलेटर जीन एक्सप्रेशन को साइलेंट किए, जीन एक्सप्रेशन को क्या किए हैं, साइलेंट। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, इसे समझ लीजिए। यही प्रोटीन 2 बार पूछा गया, कौन निगेटिव रेगुलेटर है, तो जेस प्रोटीन है जो न्यूक्लियस के लेवल पर जीन एक्सप्रेशन को सप्रेस किए। यदि इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इसका क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो जीन्स का क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा। जीन्स का क्या होगा, एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन हो जाएगा तो डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। जीन्स एक्टिव होंगे तो एंजाइम्स आएंगे, और एंजाइम्स आएंगे तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट और डिफेंसिव कंपाउंड को क्या करेंगे, सिंथेसाइज करना शुरू कर देंगे। ये समझ में आ रहा है। तो क्या डेवलप हो जाएगा, डिफेंस रिस्पॉन्स डेवलप हो जाएगा। तो बताओ कौन से रेगुलेटर को हटाना है, जेस। समझ में आ रहा है। इसी वजह से कहता हूं 2-3 पॉइंट को ध्यान रखना है, फिर उसकी टेक्निकलिटी थोड़ी और भी, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यदि ओवरऑल आइडिया आपके पास हो जाएगा तो आप इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो जैसे ही फुली एक्टिव जैस्मोनिक एसिड जो कि बाइंड है आइसोल्यूसिन के साथ, इंटर करता है सेल्स में, ठीक है। तो इसका एम है किसके डिस्ट्रक्शन को मीडिएट करना, जेस। और जेस प्रोटीन है, प्रोटीन को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, प्रोटियोसोम। प्रोटीन को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग मशीन है। हम लोगों की सेल में एक बड़ा एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोटियोसोम। वो हमारी सेल में हमेशा अनवांटेड डिफेक्टिव प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करता रहता है। लेकिन इस प्रोटियोसोम को कैसे पता चलेगा कि इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है, ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो। तो प्रोटियोसोम उन्हीं प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं जिन पर क्या लगा दिया जाए, यूबिक्यूटिन। यूबिक्यूटिन एक स्मॉल टैग है, स्मॉल, जिस प्रोटीन पर यूबिक्यूटिन लगा दिया, ठीक है, एक से ज्यादा, उसी प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कौन कर देगा। तो प्रोटियोसोम, मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे, जैसे बुलडोजर घूम रहा ना यूपी में, उसी तरह से हमारी सेल में प्रोटियोसोम घूमा करता है। और ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। कौन सी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, क्या लगा हो, यूबिक्यूटिन। तो ये क्या करता है, जैस्मोनिक एसिड, एक्टिव जैस्मोनिक एसिड आता है और एक यूबिक्यूटिन लाइगेज एंजाइम, इसको लाइगेज एंजाइम, यूबिक्यूटिन E3 लाइगेज एंजाइम को क्या करता है, ला करके रिक्रूट कर लेता है।
अर्थात ये जैस्मोनिक एसिड यूबिक्यूटिन लगाने वाले एंजाइम को साथ में लेकर के आता है और किसके साथ कांटेक्ट ठीक एस्टेब्लिश करा देता है, जैज के साथ। और ये लाइगेज क्या करेगा, यूबिक्यूटिनेशन कर दिया। जैसे यूबिक्यूटिनेशन कर देगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? जैसे मयंक जैस्मोनिक एसिड है और मनोज लाइगेज है, तो मयंक ने मनोज से कहा कि चलो मेरे साथ, ठीक है, तो मनोज को साथ लेके आए। और जैसे मान लेते हैं सत्यम क्या है, जैज है, क्या लगवा दिया, एलिमिनेट हो गया। तभी आज आया नहीं सत्यम, अभी तो नहीं आया है, ठीक है। तो ये सभी लोग ध्यान रखोगे, क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन। जैसे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो एक्टिवेटर्स हैं वो क्या होंगे, रेस्पेक्टिव जीन के प्रमोटर्स पर बाइंड होंगे और जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब यहां पर समझिए टर्मिनोलॉजीज कैसे डेवलप होती है। ये सारी प्रक्रिया किसके रिजल्ट में स्टार्ट हुई, जैस्मोनिक एसिड आने से। तो जो जीन्स एक्टिव हो रहे हैं उनको जैस्मोनिक एसिड सेंसिटिव जीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थात जैस्मोनिक एसिड जब आएगा तो जीन्स एक्टिव हो गए। ये काम किसका है, जैस्मोनिक एसिड का। तो जब जैस्मोनिक एसिड टारगेटेड सेल्स में पहुंचेगा तो आइसोलेशन के साथ बाइंड किया और किसके डिस्ट्रक्शन को डायरेक्ट कर दिया, बताइए, ध्यान रखोगे, कोई समस्या इसमें, ठीक है। अब इसके दो पार्ट हैं। जब जैस्मोनिक एसिड नहीं है तो क्या रिजल्ट है, जीन तो रिप्रेस होंगे, जीन इनएक्टिव है। समझ में आ रहा है? तो जीन इनएक्टिव है तो उसका रिलेशन क्या है, और जब जैस्मोनिक एसिड आता है तो क्या रिजल्ट होते हैं, ये आप यहां पर समझ पा रहे हैं। जैस्मोनिक एसिड एक्ट थ्रू ए कंजर्व ubiquitin ligase based signaling mechanism that bears close resemblance to the described from auxin and gibberellin। आप लोग प्लांट हार्मोन में मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसे ही पढ़ते हो, जो नेगेटिव रेगुलेटर होता है उसका यूबिक्यूटिन के थ्रू डाइजेशन कर दिया जाता है। जो आपने पढ़ रखा है वही लिखा हुआ है, ठीक है, बस ये बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है। कैसे फंक्शन कर रहा है, एक्ट थ्रू ए कंजर्व यूबिक्यूटिन लाइगेज बेस्ड सिग्नलिंग, मतलब यूबिक्यूटिन लाइगेज के साथ फंक्शन करता है और नेगेटिव रेगुलेटर का क्या कराएगा, डिस्ट्रक्शन। ऑल्दो यूबिक अनकॉन्जुगेटेड, जब फ्री जैस्मोनिक एसिड इज हार्मोनली एक्टिव, मैनी जैस्मोनिक एसिड रिस्पॉन्स रिक्वायर एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन फॉर ऑप्टिमल बाय कन्वर्जन इनटू एन अमाइनो एसिड कंजुगेट जैस्मोनिक एसिड। यद्यपि जैस्मोनिक एसिड एक्टिव है लेकिन फुल एक्टिवेशन के लिए और जैसे डिफेंस को ट्रिगर करना है उसके लिए जरूरी है। दिस कंजुगेशन इज परफॉर्म्ड बाय एंजाइम रिफर टू एज जैस्मोनिक एसिड रेजिस्टेंस प्रोटीन जार, ठीक है। जैस्मोनिक एसिड रेजिस्टेंस वो आइसोलेशन को जोड़ देगा। जार 1 exhibit a high substrate specificity for jasmonic acid and isolation and appears to be of a particular importance for jasmonic acid defense signaling। इसका मतलब यह है कि यदि आपसे कोई एग्जामिनर कहता है कि मेरे पास एक प्लांट है और उस प्लांट में जैस्मोनिक एसिड रेजिस्टेंट प्रोटीन को कोड करने वाला जीन डिफेक्टिव, अर्थात ये प्रोटीन नहीं बन रहा है। कौन सी प्रोटीन नहीं बन रही है, तो क्या रिजल्ट होगा, जैस्मोनिक एसिड प्रोड्यूस तो होगा, जैस्मोनिक एसिड का प्रोडक्शन तो होगा, क्या फुल एक्टिवेशन हो पाएगा, तो क्या जो डिफेंस रिस्पॉन्सेस हैं वो ऑप्टिमली एक्टिव होंगे या वीक होंगे, तो इंफेक्शन के चांस ज्यादा होंगे या डैमेज के चांस ज्यादा होंगे या कम होंगे। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन लिखे आएगा तो फाइनली क्वेश्चन पर ही। कोई समस्या? तो आपको पता है कि जैस्मोनिक एसिड को ऑप्टिमम एक्टिवेशन के लिए किसके साथ लिंक होना होगा, आइसोलेशन। लिंक करने वाला एंजाइम कौन है, जार, और इसको कोड करने वाला जीन होगा। जीन डिफेक्टिव होगा तो ऑप्टिमम एक्टिवेशन नहीं, ऑप्टिमम रिस्पॉन्स नहीं, तो डैमेज होने के चांस ज्यादा। मनोज क्या साइंस पढ़ते हो या कहां से तुम चले आते हो, सेलेक्टिविटी इवॉल्व हुई या नहीं इवॉल्व हुई, बताइए, इवॉल्व हुई या नहीं हुई? मार्केट जाते हो, एक तरफ से सब खरीद लाते हो, बताइए। मैं सिंपल सा केस पूछ रहा हूं, लिविंग सिस्टम में
आप लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते चले आ रहे हो, जो बेहतर है वही सेलेक्ट किया। जब इवोल्यूशन हुआ होगा, जो आप इवोल्यूशनरी थ्योरीज पढ़ते हो, तो करोड़ों मॉलिक्यूल इवॉल्व हुए होंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे सिस्टम ने कुछ को ही सेलेक्ट किया, कुछ को ही क्या किया, और वो सिमेट्री मेंटेन है। हम सभी लोग हैं, कान यही हैं, यही आंखें हैं, दुनिया भर में मनुष्य हो, और मतलब 206 हड्डियां मेंटेन हो, बाकी कहीं पर भी हो, एक के ऊपर एक लगी हो, बताइए ऐसा होगा? और उसके ऊपर लीवर, किडनी, हार्ट, और इसके ऊपर चले जाओ तो वहां पैर की अंगुलियां हो। तो ये किसका केस है? सेलेक्टिविटी का, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का। इसी को सेलेक्ट किया। एटीपी एनर्जी करेंसी है, जितना एनर्जी एटीपी में, उतना ही जीटीपी में, उतना ही सीटीपी में, उतना ही टीटीपी में, उतना ही यूटीपी में। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तुम शायद फेस कर चुके हो इस वजह से। तो लेकिन सेलेक्ट किसको किया? एटीपी को। मोस्ट ऑफ एनर्जी डोनेशन रिएक्शन में किसको कंज्यूम करते हैं? एटीपी में। ऐसा माना जाता है एटीपी इवोल्यूशन में सबसे पहले बना, उसको यूटिलाइज करने का जो कैरेक्टर है वो आज भी कैसा है? कंजर्व है, इस वजह से यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा मनोज? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इन पर समझिए। सेलेक्टिव रिएक्शंस हैं, ठीक है, सेलेक्टिविटी के साथ इवॉल्व हुए। Enzymes are not only specific for substrate, but they are also specific for catalyzing reaction. ठीक है, मैं सामान्य शब्दों में, सामान्य तरीके से इसी एंजाइम के एग्जांपल को रखता हूं। मनोज जब आए अपने रूम से, तो ये कोचिंग तक पहुंचे या किसी घर में जाके बैठ गए और किसी को पकड़ लिया, चलो पढ़ाओ मुझे जैस्मोनिक एसिड आज? क्यों? मैं ये करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। यहां आ गए ना, ये भी क्या है? सेलेक्टिविटी है, ठीक है मनोज? तो हमेशा लिविंग सिस्टम किसके साथ इवॉल्व हुआ? सेलेक्टिविटी के साथ। वो कैरेक्टर कंजर्व है, इस वजह से। अब यहां पर भी समझिए, इवोल्यूशन में हम लोग तो थे नहीं करोड़ों साल पहले। जैस्मोनिक एसिड बाइंड हुआ होगा वेलिन के साथ भी, मेथियोनिन के साथ भी, लेकिन वो कैसे होंगे? नॉन फंक्शनल। अभी मान लेते हैं मैं जो है मनोज दोस्ती कर ले और धनंजय के साथ, और धनंजय इनके साथ रहने लगे, इनका सारा खाना ही चट कर जाए, इन्हें खाना ही ना मिलने दे, कितने दिन दोस्ती चलेगी? कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा और ये इसके साथ रूम छोड़ देंगे, कहेंगे इससे दोस्ती ठीक नहीं है। तो ऐसा रहा होगा। सिलेक्शन किसका हुआ? अब आगे